अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 का कोर्स स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सो लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट द टॉपिक अबाउट व्हाट आर सिंपल हार्मोनिक मोशंस एंड व्हाट आर वेव्स। सिंपल हार्मोनिक मोशंस हमारे पास क्या होते हैं और वेव्स हमारे पास होते क्या है। बेसिकली हमने मोशन को स्टडी किया है क्लास 9 के अंदर से, और मोशन के अंदर से हमने कहा कि जब पोजीशन चेंज होगा with respect to their surrounding, तो हमारे पास मोशन अकर हो जाता है। इसी मोशन के अंदर से हमने कहा हमारे पास 3 टाइप ऑफ मोशन होते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन, या फिर हमारे पास होता है वाइब्रेटरी मोशन, और थर्ड नंबर हमारे पास होता है रोटेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन के ऊपर से हम बात करेंगे, और वाइब्रेटरी मोशन का बात है कि द ट्रू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन is called vibratory motion. इस वाइब्रेटरी मोशन का हम एक और नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, और एक और स्टेटमेंट हम लिख देते हैं जिसको हम कहते हैं द बैक एंड फोर्थ मोशन। Motion of an object about its mean position. मीन पोजीशन या फिर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन मानते हैं इसको। इक्विलिब्रियम पोजीशन से मुराद होता है जिसके ऊपर से सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, जिसका इफेक्ट हमारे पास आता है वो इफेक्ट हमारे पास जीरो हो। उस इफेक्ट के अंदर से हमारे पास वो वाला ऑब्जेक्ट, वो वाला बॉडी हमारे पास स्टेबल स्टेट के अंदर से रहेगा, तो स्टेट ऑफ रेस्ट में से रहेगा। फिर हम इक्विलिब्रियम के बारे में मानते हैं कि इक्विलिब्रियम हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। या तो हमारे पास बिल्कुल स्टेट ऑफ रेस्ट में से होगा जिसको हम मानते हैं कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0, या फिर हमारे पास वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर से होगा। तो उस यूनिफॉर्म मोशन के अंदर से हम कहते हैं कि समेशन ऑफ फोर्सेस होगा, लेकिन वो पार्टिकल्स हमारे पास मूव करेगा यूनिफॉर्म मोशन के साथ, तो उसे हम कहते हैं डायनामिकल इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं हमारे पास वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर से होना चाहिए, स्टेबल स्टेट के अंदर से होना चाहिए। इसी के साथ साथ जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास स्पेशल केस है ऑसिलेटरी मोशन का, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सा मोशन होगा हमारे पास? इट इज द टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन in which the acceleration A is proportional to displacement and always directed toward the mean position. मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं that A is proportional to -x, where A हमारे पास एक्सेलरेशन है, x हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, और नेगेटिव साइन हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन, दैट इज ऑलवेज टूवर्ड द इक्विलिब्रियम पॉइंट या सेंट्रल पोजीशन, मीन पोजीशन मान सकते हैं। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जांपल्स क्या होंगे हमारे पास, कौन कौन से मोशन ऐसे होंगे जिसको हम कंसिडर करेंगे या मान सकते हैं कि हमारे पास वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जांपल्स हैं।
सो एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास है मास अटैच्ड टू स्प्रिंग। इस तरीके से सेकेंडली हमारे पास है सिंपल पेंडुलम। इस तरीके से थर्ड एग्जांपल भी हमारे पास है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो क्या वो सर्कुलर मोशन के अंदर से सिंपल हार्मोनिक मोशन टेक प्लेस हो रही है या नहीं हो रही। सो दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस सर्कल। सिंपल हार्मोनिक मोशन इन रेफरेंस सर्कल। तो उसके अंदर से हमने देखना ये होगा कि वो हमारे पास ऐसे चिम को एग्जीक्यूट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। सो पहला केस हम देख लेते हैं मास अटैच्ड टू स्प्रिंग के हवाले से कि किस तरीके से ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है और कौन कौन से फोर्सेस होंगे जो इस मोशन को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो सबसे पहले हमें देखना ये होगा कि हमारे पास दो किस्म के फोर्सेस एक्ट करते हैं किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर से। एक हमारे पास होता है रिस्टोरिंग फोर्स, एक हमारे पास होता है डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स से मुराद वो वाला फोर्स है that can deform the structure or shape of the object। ऐसे फोर्स को हम नाम देंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। दूसरा फोर्स हमारे पास होता है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स से मुराद हमारे पास वो वाला फोर्स होता है दैट कैन रीफॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट। सो अब हम अपने एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं, मास अटैच्ड टू स्प्रिंग की तरफ। एग्जांपल नंबर 1, मास अटैच्ड टू स्प्रिंग। हम इस तरीके से मानते हैं द लेटेस्ट कंसिडर वी हैव अ मास स्प्रिंग सिस्टम जिसको हमने एक हॉरिजॉन्टली एक फिक्स सपोर्ट के ऊपर से रखा हुआ है। ये हमारे पास एक स्प्रिंग हो गया और यहाँ पर हमारे पास एक मास एम को हमने अटैच कर दिया इस तरीके से। दिस इज पोजीशन नंबर 1 और इसको हम मानते हैं कि हमारे पास स्टेबल स्टेट जिसके ऊपर से कोई फोर्स अभी हमने अप्लाई नहीं किया। सो इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर से हमारे पास पड़ा हुआ है। अब हम करना क्या चाहते हैं कि इसके ऊपर से थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर देंगे। ये वाला एक्सटर्नल फोर्स बेसिकली हमारे पास डिफॉर्मिंग फोर्स है। इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से हम चाहते हैं कि ये वाला स्प्रिंग हम स्ट्रेच कर दें। जैसे हम स्ट्रेच करेंगे तो इस स्ट्रेचिंग की वजह से हमारे पास ये स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगा और उसकी एक्सटेंशन की वजह से हम कहते हैं कि इसने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट को कवर कर दिया। अगर ये हमारे पास मीन पोजीशन था तो इस मीन पोजीशन से इतना आगे निकल गए एक्स, डिस्प्लेसमेंट एक्स इसने ट्रेवल कर दिया। ये जो फोर्स हमारे पास हम एक्ट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हम मानते हैं कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर से हम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेंगे तो उस मास के अंदर से हमारे पास एक्सेलरेशन क्रिएट होगा अकॉर्डिंग टू एफ इज इक्वल टू एम ए। और इस इक्वेशन को मैं कंसिडर करूँगा नंबर 1। अब जैसे ही इस स्प्रिंग को हम मानते हैं कि हमारे पास एक इलास्टिक स्प्रिंग है, जैसे इसके ऊपर से मैं फोर्स अप्लाई करूँगा उसको स्ट्रेच करूँगा तो स्ट्रेच करने के साथ इसके अंदर से कुछ ना कुछ एनर्जी हमारे पास स्टोर हो जाती है और वो वाली एनर्जी हमारे पास होती है स्टोरिंग एनर्जी। इस स्टोर एनर्जी जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है उस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से हम जैसे इसको यहाँ पर रिलीज़ कर देंगे, इसको यहाँ पर छोड़ेंगे, जैसे हम इसके ऊपर से डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे तो उसके अंदर से जो एनर्जी बची होगी, जो स्टोर हुई होगी, उस एनर्जी के थ्रू हमारे पास ये दूसरा फोर्स एक्ट करेगा, अप्लाई करेगा और वो वाला फोर्स हमारे पास होगा रिस्टोरिंग फोर्स। अब इस रिस्टोरिंग फोर्स का काम ये होगा कि ये इस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को फिर से रीफॉर्म कर दे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी काम करेगा। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन इट वांट्स एंड इट रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन अनटिल एंड एवर, जब तक इसके ऊपर से हमारे पास कोई एक्सटर्नल एजेंट, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो ये वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास मूव करेगा और ये चाहेगा कि यहाँ पर आ जाए हमारे पास, लेकिन चूंकि हमारे पास इन द स्टेट ऑफ मोशन है तो ये अपना मोशन कंटिन्यू रखेगा और इस स्प्रिंग को थोड़ा सा कंप्रेस कर देगा। तो जो एनर्जी यहाँ पर थी हमारे पास स्टोरिंग एनर्जी,
अब यहाँ पर हमारे पास स्प्रिंग के अंदर से स्टोर हो गए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर हमारे पास इसी तरीके से कंटिन्यूसली मजीद टू एंड फ्रो मोशन करता जाएगा, एग्जीक्यूट करता जाएगा। तो इसके अंदर से जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है डिफॉर्मिंग फोर्स के लिए वो हमारे पास आ गए रिस्टोरिंग फोर्स, एफ रिस्टोरिंग फोर्स। और अकॉर्डिंग टू दैट एफ रिस्टोरिंग फोर्स ये हमारे पास मेन पोजीशन के थोड़ा सा पीछे चला गया। उस इक्वेशंस को हम हुक्स लॉ के मुताबिक मानते हैं, हुक्स लॉ दैट एफ इज प्रोपोर्शनल टू -x and f is equal to -kx where k is called the spring constant। इस स्प्रिंग कांस्टेंट को हम कहते हैं कि ये हर मटेरियल ऑब्जेक्ट के लिए इसके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होगी। जैसे कि अगर स्प्रिंग मैंने एल्यूमिनियम का बनाया हुआ है तो के की वैल्यू डिफरेंट होगी। इसी एल्यूमिनियम स्प्रिंग को मैंने रिप्लेस कर दिया कॉपर के स्प्रिंग के साथ तो हमारे पास के की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो के की वैल्यू या स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो टोटली डिपेंडेंट होगी हमारे पास नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर से, कि अगर हम मटेरियल का नेचर चेंज कर रहे हैं तो के की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो चेंज होती जाएगी। लेटर ऑन फिर इसके हम यूनिट्स निकालेंगे तो इसके जो यूनिट्स हमारे पास आ गए न्यूटन पर मीटर। और न्यूटन पर मीटर को हमने 9th क्लास के अंदर से स्टडी किया था कि वो हमारे पास यंग मॉडुलस के यूनिट्स आते हैं, लीनियर एक्सपेंशंस के यूनिट्स आते हैं। उसके ऊपर से भी बात करेंगे बाद में। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, एक हमारे पास आ गया एफ इज इक्वल टू एम ए, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड आ गया हमारे पास एफ इज इक्वल टू -kx, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन हमारे पास एफ के बराबर है तो क्यों ना दोनों को हम इक्वेट कर दें। तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा हमारे पास दैट एम ए इज इक्वल टू -kx। इस तरीके से इस साइड को भी एम से मैं डिवाइड कर दूं, इस साइड को एम से डिवाइड कर दूं, ये दोनों कैंसिल एंड ए इज इक्वल टू -k/m इंटू x। इस इक्वेशन को देख ले, इस इक्वेशन के अंदर से k हमारे पास है स्प्रिंग कांस्टेंट और m हमारे पास मास है। सो मास भी हमारे पास कांस्टेंट है। किस तरीके से मास कांस्टेंट है? मास कांस्टेंट होने से मुराद ये है कि यहाँ पर इसी मास के साथ मैंने पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिया। मतलब एक्सपेरिमेंट के बीच में से ये वाला मास हमारे पास चेंज नहीं हो रहा। अगर ये हमारे पास 1 kg का है तो ये हमारे पास 1 kg का है, ये हमारे पास 1 kg का है। ऐसा नहीं है कि ये 1 kg का था तो इसको मैंने 1.5 kg कर दिया, इसको 1.65 kg कर दिया या इसको मैंने बढ़ा दिया, चेंज कर दिया। सो मास वेरिएबल नहीं है, मास भी हमारे पास कांस्टेंट होगा। तो इसलिए ये जो फैक्टर हमारे पास आ रहा है इसको हम मानते हैं कांस्टेंट फैक्टर। और मैथमेटिक्स रूल्स के मुताबिक अगर हम कांस्टेंट को रिप्लेस करेंगे तो हम ये साइन लगा देंगे एंड वी गेट दिस। स्टार्ट के अंदर से हमने पढ़ा था कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा वही वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास इक्वेशन ओबे करेगा। तो जहाँ जहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आएगा हम मानेंगे कि ये वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। अब इसके साथ कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिसको हम मानते हैं फ्रीक्वेंसी। सेकेंड नंबर हमारे पास है टाइम पीरियड, या हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ नंबर हमारे पास है एम्पलीट्यूड एंड सो ऑन। सो फ्रीक्वेंसी से मुराद क्या होगा? सो फ्रीक्वेंसी सिंपल टेल्स अस द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड्स। जबकि टाइम पीरियड हमारे पास हम मान सकते हैं दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज कॉल्ड द टाइम ड्यूरेशन या टाइम इंटरवल इन विच द बॉडी कंप्लीट 1 राउंड ट्रिप। फिगर से थोड़ा सा समझ लेते हैं इन दोनों बातों को। ये वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास मीन पोजीशन के ऊपर से है, इसको तो मैंने से थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच करने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया। तो जब ये कंप्लीट साइकिल परफॉर्म करेगा, इस एक कंप्लीट साइकिल को हम मानते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। अगर 1 सेकंड के अंदर से कितनी बार ये हमारे पास ये इस सेट को कंप्लीट करता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अब कितने टाइम के अंदर से हमारे पास ये कंप्लीट करता है तो वो टाइम पीरियड हमारे पास कहलाता है। अगर हमारे पास टाइम पीरियड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी हमारे पास बढ़ेगी तो टाइम पीरियड कम होगा। दैट इज़ सिंपल एंड ऑब्वियस। तो इक्वेशन में लिख देता हूँ इसके लिए। सो एफ इज़ इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/t और यहाँ से हम लिख देंगे या ऊपर लिख देता हूँ इसको, एफ इज़ इक्वल टू 1/t
और यहाँ से हमारे पास प्रोपोर्शनल आ जाएगा इसके साथ, और टी हमारे पास आएगा इनवर्स प्रोपोर्शनल ओवर एफ। इस तरीके से बहुत एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स। डिस्प्लेसमेंट क्या है? सो डिस्प्लेसमेंट तो कोई भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट के बीच में से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। मेन पोजीशन से इसको हटा दिया, उसका डिस्प्लेसमेंट बन गया। लेकिन इसी डिस्प्लेसमेंट को मैंने मैक्सिमम कर दिया, सबसे ज़्यादा कर दिया, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर से मैं इसे ले गया, तो उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को मैं मानूंगा एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे x0 के साथ। तो इस लोकेशंस के ऊपर से हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये वाला है, इस तरीके से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये वाला है, तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बन गया, एम्पलीट्यूड बन गया इसका। ये टर्मिनोलॉजीज हमारे पास बहुत काम आएगी, और बार बार हम जितने भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस स्टडी करेंगे, जितने इसके ऊपर से हम बात करेंगे, हमारे पास ये टर्मिनोलॉजीज हम बार बार स्टडी करते जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे सिंपल पेंडुलम के ऊपर से, बॉल एंड बाउल के अंदर से भी थोड़ी सी बात करेंगे कि हमारे पास वो कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है या फिर नहीं करता। थैंक यू।